हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 6 फरवरी। तो 6 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय जो विनिर्माण मिशन चल रहा है, उसी के अंतर्गत 2025-26 के बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। तो पहली जो है न्यूज़ वो क्या है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन बजट में किया गया है। तो चूंकि अभी बजट का दौर ही चल रहा है, तो बजट से संबंधित ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट चल रही है। अब उसमें मखाने के संबंध में है, तो मखाने को समझते हैं। तो मखाने को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, क्योंकि मखाना जब प्राप्त होता है तो उसके पहले क्या होता है, बीज होते हैं जिससे मखाना प्राप्त होता है। उसके बीजों को क्या होता है, भूना जाता है, और भून कर क्या होता है, फोड़ा जाता है, और उसके अंदर वाले हिस्से से ही मखाने प्राप्त होते हैं। तो ऊपर ये ब्लैक सा दिखता है, तो उसे कह देते हैं ब्लैक डायमंड। अब जो पौधा होता है वो कौन सा होता है जिससे ये प्राप्त होता है, तो एक कांटेदार जल लिली होता है, या इसे ही गोरगन पौधा कहते हैं, या कहीं गोरखपानी पौधा भी कहते हैं। तो गोरगन पौधा, गोरखपानी या जल लिली हो, वही होता है मखाने को प्राप्त करने वाला। अब इसे मखाने को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, फॉक्स नट कह देते हैं। और जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो है यूरियाले फेरोक्स करके। तो यूरियाले फेरोक्स या फॉक्स नट वो मखाना ही है। तो ये हमने देखा कि जल लिली और गोरगन से प्राप्त होता है। अब कभी कभी मखाने को कमल से भी जोड़कर देखते हैं, तो कमल वाला जो होता है वो कमल गट्टा होता है, वो अलग होता है। ये क्या होता है, जो नॉर्मल मखाना हम खाते हैं वो फॉक्सनट जो होता है वो जल लिली या गोरगन के पौधे से प्राप्त होता है। अब ये पौधा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के मीठे पानी के तालाबों में मिलता है। मतलब ये स्थिर जल में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये स्थिर जल में मिल रहा है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब भारत में तो पाया ही जाता है, भारत के साइड वाले देशों में भी ये पाया जाएगा। इसे ब्लैक डायमंड कह देते हैं। जैसा हमने देखा कि बाहरी आवरण इसका ब्लैक होता है, फिर इसे जब भूना जाता है तब ये उसके बाद अंदर इसमें निकलता है। तो ये देखा उसमें। तो ये है ब्लैक, मतलब जो मखान है उसका शुरुआती पौधे का आकार, और उसके बाद ये ऐसे निकलते हैं, इनमें से ये अलग अलग दिख रहे हैं तो ये अलग से निकलते हैं तो पौधों में। तो ये देखा हमने। अब है कहाँ पे होते हैं, तालाब में होता है, तालाब में स्थिर जल में होते हैं। अब चूंकि ये 0 डिग्री मतलब कर्क रेखा से ऊपर वाले एरिया में हो रहे हैं, तो ये उपोष्ण कटिबंध में होते हैं। जो मखान है कहाँ पे, उपोष्ण। अब बिहार भी तो कर्क रेखा से ऊपर है, तो उपोष्ण वाला कहेंगे। टेम्परेचर कैसा चाहिए, तो टेम्परेचर थोड़ा हाई ही चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। दोमट या बलुई मिट्टी होती है। भारत में देखें तो बिहार को तो मखानों की राजधानी कहा जाता है। वैसी टर्म पूछ लेगा, मखानों की राजधानी किसे कहते हैं, तो बिहार को। पर भारत के साथ, मतलब बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इस पूरे बेल्ट में ये मखाना पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट डाटा ये भी रहेगा कि इंडिया दुनिया में नंबर 1 उत्पादक है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एक तरीके से वर्चस्व है, क्योंकि 90% हम कुल उत्पादन का, विश्व के कुल उत्पादन का 90% कहाँ हो रहा है, भारत में ही हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक मखाने की विशेषताएं क्या है, तो जो कह सकते हैं कि अत्यधिक पौष्टिक और कार्बोहाइड्रेट है, और जो हमारा जो आयुर्वेद है उसमें भी इसकी महत्ता को बताया गया है। तो ये देखा। अब मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। तो मिथिला कहाँ है, बिहार में जगह। तो जो मिथिला मखाना है, पूछा जा सकता है कि किसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है, और 2022 में मिला हुआ था ये जीआई टैग। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ। अब देखना है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए नया जो अनुमानित कराधान व्यवस्था आया है। नाम क्या है, अनुमानित कराधान व्यवस्था। इंग्लिश में कहेंगे इसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम का मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। मान लो कि एक किसी की, एक मान लो मुकेश एक व्यक्ति है, उस मुकेश की एक पान की दुकान है, उसके घर में किसी की पान की एक दुकान है, एक दुकान देख लेते हैं। वो साल में टैक्स देते हैं। तो साल में टैक्स के लिए, मतलब बड़ी दुकान है मान लो, तो सीए से मिलेंगे जाके, क्योंकि अगर बड़ी दुकान होगी तो सीए वगैरह होते हैं। फिर उन्हें अपने खाते दिखाने पड़ते हैं। खाते के बाद खर्चे जोड़ो पूरे, फिर सारी चीजें, मतलब डॉक्यूमेंट रखो, जो जितनी पर्ची होती है रुपए की, तब टैक्स रिटर्न होगा। मतलब बहुत लंबा चौड़ा, मतलब एक प्रक्रिया होती है। अब क्या हो जाएगा, एक दूसरा टैक्स जो टैक्स होता है वो होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इसमें क्या होता है, प्रिजम्पटिव में कोई हिसाब किताब ही नहीं रखना।
टोटल जितना लास्ट में पूछेगी सरकार कितना फ़ायदा हुआ है, तो मान लो ₹10 का फ़ायदा हुआ, तो सरकार कह देगी ₹1 में टैक्स का दे दो, बात खत्म। कितना कमाया, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें नहीं कोई देखेगा। तो सीधे कमाई का 1% 2% मतलब ये ऐसे भर दिया जाएगा। तो ये होता है प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन रेज़ीम। इसमें ये प्रक्रिया जो की जाती है, वो नहीं होती है। अब इससे होगा क्या कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक का विनिर्माण का विस्तार करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ानी है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मान लो हमें सेमीकंडक्टर या कोई मशीन बनानी थी, उसके लिए हमने गैर निवासियों को बुलाया या कोई गैर निवासी व्यक्ति भारत में आके काम करता है। अब अगर हम उससे भारत की तरह से जो टैक्स सिस्टम है उस पे देंगे, तो टैक्स कैसा होता है, बहुत पेचीदा सा होता है, सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो सरकार क्या कहेगी, ऐसे लोगों को भारत में चूंकि ये काम करने आ सकें, ऐसे इन लोगों के लिए होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेजिम। सरकार कहेगी आप काम करो और लास्ट में जितना फायदा हो रहा हो उस पे हमें क्या दे देना है, टैक्स दे देना है। मान लो 8% कह देगा, 10% कह देगा, तो ये होता है। अब इसमें अलग अलग नहीं रखा जाता है। तो क्या है इसमें कि अनुमानित कराधान क्या है कि वास्तविक आय की बजाय आय के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर लगता है। सरकार बार बार नहीं पूछेगी कि क्या वास्तविक आय है, कैसे क्या कर रहे, एक आय होगी निश्चित, कि सरकार कह देगी 1 करोड़ तो कमा ही रहे हो ना, तो उसका दे दो, तो एक निश्चित आय का पहले से तय हो जाएगा, तो निश्चित आय का कुछ रुपए लग जाएगा। तो ये वाली चीजें हुई। उद्देश्य क्या होता है, जैसे पेशेवर व्यक्ति आए, व्यवसायी आए, गैर निवासी जो भारत में आए, वो लोग क्या करें, भारत में कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगानी हो तो ये लगा सकते हैं, क्योंकि टैक्स कैसा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, आसान में भी हो जाएगा। तो किसी को छोटी रसीद नहीं रखनी है इन लोगों को, ना टोटल गिनना है, ना सारी चीजें, क्या है केवल लाभ हानि का कुछ नहीं गिनना है, सीधा सीधा क्या करना है, जो फायदा हो रहा होगा उस पे टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ये देखा हमने। तो ये होगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम। इसमें क्या है, नई धारा इसलिए आयकर विभाग में जोड़ दी गई 44 बीवीटी। उसके बाद है अभी क्या है, गैर निवासी मतलब कर संरचना में भारत में क्या है, भारत में एक गैर निवासी संस्था द्वारा अर्जित कुल राजस्व का 25% कर योग्य माना जाएगा। तो कुल राजस्व का 25% जितना कमाएगा 25% माना जाएगा। और ये लागू कब से हो जाएगा, ये वाला प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम है, तो वैसे तो प्रभावी 1 अप्रैल से हो जाएगा, पर मूल्यांकन जो वर्ष है मतलब गिना जाएगा 26-27 से, तो 1 अप्रैल मतलब अगले वित्तीय वर्ष है ये प्रभावी होने लगेगा। तो ये हमने देखा कब प्रभावी होगा, 26 से हो जाएगा और 27 तक ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। तो यही वो उद्देश्य है कि सरकार क्या करेगी, विदेशी वस्तुओं के विदेशी व्यक्ति आए उन सबको मुहैया किया जाएगा, फायदा होगा। तो बजट में इसके लिए क्या क्यों किया गया था कि विदेशी कंपनियों की मदद की जा सकेगी, क्योंकि जैसे सेमीकंडक्टर विनिर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर कोई इंडस्ट्री तो भारत में आके काम करे तो टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। अब ऐसे क्यों छूट दे रहे हैं, क्योंकि भारत में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए शुरुआत में छूट देनी पड़ेगी, तो इस वजह से ये दिया जा रहा है। सरलीकृत में क्या है, वही है कि जटिल नहीं है कुछ, केवल राजस्व का सीधा कह दिया जाएगा भाई कि इतना इतना दे दो, 25% 35% जो भी है वो दे दो। तो ये 10% से कम की प्रभावी दर इसमें है, तो सस्ता इसमें कर रहेगा विदेशी निवेशकों, ये सारी चीजें इसके हो जाएगी। उसके बाद देखें परमाणु ऊर्जा मिशन की प्रमुख विशेषताएं, अगला आर्टिकल है परमाणु ऊर्जा तो होता क्या है, सरकार ने लक्ष्य रखा है 2047 तक 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन का। तो इससे संबंधित भी हमने ऐसा ही आर्टिकल किया था, अब ये दोबारा से अभी चर्चा में चल रहा है। तो बजट का है तो सेम आर्टिकल आ रहे हैं आजकल। तो 2047 में 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है हमारा। अभी जो क्षमता है वो केवल और केवल 8000 मेगावाट है, और हमें क्या गीगावाट में करना है, वो भी 100 गीगावाट, और अभी हमारी है 8000 मेगावाट। उसके बाद है 3031 तक हमें 22000 मेगावाट पर पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। 8000 से हमें 22480 मेगावाट पहुंचना है 3031 तक। अब इसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े रिएक्टर से तो काम नहीं चलेगा, तो सरकार क्या कर रही है, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगा रहे हैं, जिनसे कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, SMR। इन पे क्या हुआ, अनुसंधान और विकास हो रहा है, और उसके लिए चूंकि अभी लगे थोड़ी ना, अभी विकास होने के लिए और रिसर्च के रूप में, तो इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। योजना का लक्ष्य क्या है कि जो SMR है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, वो 2033 तक 5 लगा दिए जाएं। अभी तो चर्चा ही चल रही है 31-32 तक हमें एनर्जी 22,000 ले जानी, पर जो स्मॉलर वाले हैं वो 33 तक क्या करने हैं, 5 कम से कम लगा देने हैं SMR, और उसी के लिए 20,000 आवंटित किया गया है विकास के लिए, कि डेवलपमेंट कर सके।
निजी भागीदारी को बढ़ावा देना ये भी एक इम्पोर्टेंट है। भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए निगरानी दायित्व 2010 पहले से निगरानी के लिए बने हुए हैं। अब 3 नाम है उनको देखते हैं। एक का नाम क्या है भारत में, मतलब 3 चलते हैं ये। एक है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर कौन से, भारत। तो भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर मतलब भारत स्मॉल रिएक्टर इन्हें कहेंगे, भारत स्मॉल रिएक्टर। दूसरा है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसमें क्या है, भारत स्मॉल रिएक्टर एक है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और उसके बाद देखें तो इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला भारत स्मॉल रिएक्टर BSR। इसमें क्या होता है BSR में, तो सरकार ने कहा है कि किसी न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब इनमें क्या होगा BSR वाले में, जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है, मतलब कोई प्रोजेक्ट के लिए भी नामित नहीं है भारत जो है, भारत का स्मॉल रिएक्टर है, इसके लिए भी कोई ना प्रोजेक्ट है, ऐसे समझ सकते हैं। इसके लिए ना प्रोजेक्ट है ना भी ये बन रहे हैं, केवल इन पे क्या चल रहा है, शोध चल रहा है। शोध कैसे, दुनिया भर में रिएक्टर छोटे छोटे बन रहे हैं, तो भारत ने अपना नाम दे दिया, हम भी अपना डेवलपमेंट करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, भारत स्मॉल रिएक्टर BSR। अभी ये है नहीं है ना, इनके लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी केवल ये क्या है, बस ये समझना है कि ये रिसर्च के रूप में है, केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पे चल रहा है। अब इनका डेवलपमेंट हो जाएगा तो होगा क्या इससे, तो एक तो बिजली उत्पादित आसानी से हो जाएगी क्योंकि ये छोटे होंगे, उसके बाद इंडस्ट्री में हीट सप्लाई, ये सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। तो अभी हो क्या रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क, और एनपीसीआईएल क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इन्हें विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। उसके बाद देखें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये तो हमने देखे विकास के दौर में भी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो रिएक्टर है जो 10 से 300 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, मतलब छोटे स्तर पे ये तो 10 से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकते हैं। पर इनका विकास तेजी से स्थापित हो रहा है, मतलब ये स्थापित किए जा रहे हैं। अभी जो भारत जो स्मॉल रिएक्टर है ये भी नहीं है, स्मॉल केवल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये भी बन चुके हैं, और ये आराम से भी चल भी रहे हैं प्रोसेस में। तो ये छोटे शहरों को बिजली देना हो, अंतरिक्ष और समुद्री अनुप्रयोग इन सब में ये यूज होता है। तो छोटे मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का देखना है तो ये डेवलप है बाकायदा, तो ये देखा। उसके बाद तीसरी टर्म आती है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, दोनों को मिला दो तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बन जाएगा। तो यही चीज है इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें कि भारत जो जो कौन सा था, ये बार्क और एनपीसीआईएल जो दोनों को इन्हें चला रहा है, उन्हीं के लिए क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा इसे हैवी बना रहे हैं, तो हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इन्हें डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए। तो ये समझ में आए, ये तीनों क्या है, अभी डेवलपमेंट फेज में छोटे वाले चल रहे हैं अभी, और ये अभी चल रहा है, इसमें 220 मेगावाट तक का भारी पानी रिएक्टर अभी बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद अगला आर्टिकल है अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्ली संगठन, मतलब IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये भी सेम आर्टिकल रिपीट्स आई है, तो रिवाइज ही कर लेते हैं इसे। कि हुआ क्या है कि इंटरनेशनल स्तर पर भारत ने क्या किया था, बिग कैट जो ये बड़ी कैटें होती हैं 7 तरीके की, उनके लिए एक संधि की थी पिछले वर्षों में। अब वो संधि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदल गई है, मतलब संधि पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि सारे देशों ने जो जो मेन थे उन्होंने अनुमति दे दी है, जिन देशों के साथ ये संगठन बना था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, चूंकि ये भारत ने ही बनाया था IBCA, क्योंकि जहां जहां ये बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं, मतलब शेर, चीता, जगुआर वगैरह, वो आपस में सहयोग करें, और जहाँ नहीं पाई जाती हैं वो भी मदद करना चाहें तो मदद कर सकते हैं। तो बड़ी बिल्लियों के ये संरक्षण के लिए है। उसके बाद है कि 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं प्रजातियां, उनके आवास और संरक्षण के लिए वैश्विक पहल है। 27 देशों ने गठबंधन में शामिल होने की सहमति दे दी है इसमें। तो ये याद रखना है। अब बड़ी बिल्लियों के सारे के नाम देखते हैं सबके। तो सबसे पहला है बाघ। अब बाघ तो हम जानते ही हैं, जो टाइगर हम कहते हैं पैंथरा टाइगरस इसका वैज्ञानिक नाम है। अब ये दुनिया भर में लुप्त प्राय है। भारत में तो टाइगर काफी पाए जाते हैं, खैर मतलब और देशों की अपेक्षा भारत में टाइगर लगभग लगभग भारत के हर हिस्से में ही पाए जाते हैं, चाहे बंगाल का सुंदरबन हो चाहे साउथ हो, तो ये पाए जाते हैं भारत में। अब पर ये सारे, अब इनमें अगर हम देखें तो सब अनुसूची वन में पाए जाएंगे और परिशिष्टी वन में, क्योंकि जो बिग कैट होती है उनका संरक्षण बड़े स्तर पे किया जाता है, तो इन्हें याद ही नहीं करना है। सब परिशिष्टी वन में आएगी, मतलब 1972 का जो संरक्षण अधिनियम है, उनकी जो टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है वो अनुसूची वन में होती है, तो उसी में ये डले। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है वो होती है साइट्स में, SITES।
तो उसकी परिशिष्टि वन में है। अब यहाँ पे ये क्या है कि जैगुआर और प्यूमा है, वो भारत में पाए नहीं जाते हैं, केवल इनकी गाड़ियां नाम की भारत में पाई जाती हैं। मतलब जैगुआर गाड़ी है जो किन की कंपनी है, टाटा की कंपनी है जो जैगुआर जानते हैं। प्यूमा वगैरह एक ब्रांड है। तो भारत में ये जो जानवर है, मतलब जैगुआर जो ऐसे टाइगर टाइप का ही होता है, और प्यूमा भी होता है, तेज दौड़ता है, ये भारत में नहीं पाए जाते। इनमें से जो जैगुआर है वो बिल्कुल निकट संकटग्रस्त है, मतलब खत्म होने वाला ही है, जबकि प्यूमा काफी ज्यादा पाया जाता है। तो ये देखा हमने। अब भारत में शेर है, तो शेर भी पाया जाता है। तेंदुआ, हिम तेंदुआ हिमाचल में। चीता, चीता तो अभी हम कूनो में लाए हैं साउथ अफ्रीका बोत्सवाना से। तो ये सारे 5 भारत में पाए जाते हैं, 2 नहीं पाए जाते। तो ये हमने देखा। उसके बाद है अगला, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। तो विनिर्माण मिशन की पहल क्या है, तो केंद्रीय बजट 25-26 में मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत करी गई थी। तो इससे क्या है, मेक इन इंडिया पहल के तहत छोटे मध्यम और बड़े इंडस्ट्री को समर्थन करना है। तो मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य क्या था, जो छोटे मध्यम और बड़ी इंडस्ट्री है उन सबको समर्थन करना है। क्योंकि भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो छोटी इंडस्ट्री को बड़ा करना होगा। उद्देश्य क्या है, हम आयात पर निर्भरता कम करें और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। तो हम आयातक से निर्यातक ना बन जाए। अब इसके लिए एमएसएमई का सरकार ने मदद की है। अब एमएसएमई के लिए सरकार ने कहा है कि 10 करोड़, मतलब 5 करोड़ पहले ऋण हुआ करता था। 10 से 5 नहीं है, 5 से 10 है, थोड़ा इसमें उल्टा लग गया है। तो 10 करोड़ से 5 नहीं, 5 करोड़ पहले सर क्रेडिट मिलता था ऋण। अब कितना मिलेगा, 10 करोड़ मिल जाएगा। तो ये देखा हमने। फोकस वाला देखा, तो फोकस क्षेत्र क्या है, व्यापार की सुगमता, लागत, ये सारी चीजें क्या है, उन्नत गुणवत्ता, ये सारी चीजें फोकस क्या करना है, तो व्यापार सुगम होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग टाइप का। व्या भविष्य के लिए तैयार करना है, क्योंकि हमें निर्यातक बनना है ना। तो भविष्य के लिए कार्यबल को स्किल करना है, उन्नत प्रौद्योगिकी। अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी पुरानी चल रही है, तो कैसी उन्नत टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एकदम गुणवत्तापूर्ण। अब ऐसे उत्पाद ना हो जो विदेश में जाके मानकों पे खरे ही ना उतरे। क्योंकि विदेश में यूरोप वगैरह में जाते हैं, तो हमारे जो उत्पाद होते हैं उन्हें दोबारा लौटा दिया जाता है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ गुणवत्ता खराब निकलती है। तो ये सारे सुधार इसका मुख्य केंद्र है। अब इसमें देखें, अब इससे और क्या फायदा हो जाएंगे, जैसे आपूर्ति श्रृंखला बढ़ जाएगी, बुनियादी ढांचे का विकास होगा। अब कहीं पे इंडस्ट्री लगेगी तो इंफ्रा तो बनाना ही है ना, सड़कें वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद खिलौना का केंद्र भारत में बनाना है। हम ज्यादातर खिलौने कहाँ से मंगाते, विदेशों से मंगाते। तो हमें अपना केंद्र बनाना है। 22 लाख नौकरियां नौकरियां देनी। और ये खाद्य प्रसंस्करण क्या है, फूड पैकेजिंग वगैरह होता है, पैकेट वगैरह, तो ये सारी डेवलप करनी है। उसके बाद है, अब सरकार ने एमएसएमई को भी वर्गीकृत किया है। ये हालांकि हमने बजट के वीडियो में स्पेशली ये सारे आर्टिकल देखे थे, एक बार रिवाइज पर कर लेते हैं। जैसे कि पहले ये हुआ करता था, पहले और अब में चेंज आ गया। जैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम इंडस्ट्री जो होती है एमएसएमई में, उसमें चेंज क्या क्या आया है, कि पहले निवेश जो हुआ करता था, अगर 1 करोड़ से कम का है तो उन्हें छोटे उद्योग कहा जाता था। सूक्ष्म है ये तो उद्योग, मतलब 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, मतलब 1 करोड़ से कम होगा तो उन्हें सूक्ष्म कहा जाएगा। तो सूक्ष्म ज्यादातर इंडस्ट्री गांव वगैरह में होती थी, या फिर छोटे शहरों में। अब यही सूक्ष्म अब कहा जाएगा जब वो 2.5 करोड़ का होगा। तो 2.5 करोड़ से नीचे जितने भी कंपनी होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, जिनका निवेश होगा 2.5 करोड़, मतलब निवेश का मतलब इतना रुपए लगा है, तो 2.5 करोड़ तक जितना रुपए लगाए वो सूक्ष्म माने जाएंगे। ऐसे ही लघु क्या माने जाएंगे, तो ढाई में उन मल्टीप्लाई कर देना है 10 का, 25 करोड़। और 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे याद कर सकते हैं 125। कहने का अर्थ क्या है, कि सूक्ष्म उद्योग माने जाएंगे 2.5 करोड़ से, जिनमें 2.5 करोड़ तक रुपए लगाए। लघु उद्योग माने जाएंगे जिनमें 25 करोड़ तक रुपए लगाए। तो मध्यम उद्योग माने जाएंगे जिसमें 125 तक करोड़ रुपए लगाए। अब सोचो, जिन कंपनियों में 2.5 करोड़ रुपए लगा होगा, उनका मार्केट वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, मतलब ट्रेड कॉमर्स जो होगा, कारोबार तो वो बड़ा करेंगे। 2.5 करोड़ तो उनके लगे हैं उसमें, तो कारोबार तो इंसान उससे ज्यादा ही करता है। तो जो कारोबार करेगा सूक्ष्म उद्योग, वो 10 करोड़ तक का हो सकता है। पहले 5 का ही होता था, अब 10 का हो जाएगा। वैसे ही 25 करोड़ का जो लघु उद्योग है, वो अब कारोबार कितने का कर सकता है, 100 करोड़ का। और 125 वाला 500 करोड़ का। तो ये संशोधन किए गए हैं। अब एमएसएमई क्यों भारत के लिए जरूरी है, तो भारत की इतनी बड़ी
जनसंख्या है उसमें 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई। उससे बड़ी बात यह है कि एमएसएमई भारत में कुल विनिर्माण का 36% उत्पादन करता है। मतलब जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग होता है, अब मैन्युफैक्चरिंग तो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, सब करती है, पर जो एमएसएमई वाली तीनों ये कंपनी है, मतलब 3 सेक्टर है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम, ये भारत के कुल मैन्युफैक्चरिंग का 36% कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। ऐसे ही जो हम निर्यात करते हैं विदेशों में, उस निर्यात का 45% एमएसएमई से ही होता है। 36% उत्पादन और 45% निर्यात किससे होता है? एमएसएमई सेक्टर से ही होता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग नीति आई है वो अभी की थोड़ी ना है। नेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है वो अभी की नहीं है, ये 2011 की ही है। इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक दशक में लक्ष्य क्या है? एक दशक में 25% तक बढ़ाना है हिस्सेदारी जीडीपी में। मतलब जब ये बना था तब था, और 100 मिलियन नौकरी थी, ये वाली थी चीज थी। तो